नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आते ही भाजपा की उल्टी गिनती हो जाएगी शुरू और इंडिया गठबंधन ने बुला ली है सबसे बड़ी बैठक। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी, बीजेपी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का छीन रही है हक, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि तेलंगाना में दहाड़े राहुल गांधी और मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मुझ पर 24 केस, मेरे छाती पर 24 मेडल की तरह है। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, सांसदों से मांगा 9 साल का हिसाब, कहा इस बार जनता देगी जवाब। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि क्या 7 साल बाद शराबबंदी का फैसला वापस लेंगे नीतीश, नए सर्वे के आदेश पर अटकलों के बीच बिहार सीएम का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम हर जगह बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की उल्टी गिनती चुनाव के नतीजों के आने के बाद होने वाली है शुरू। अगले महीने होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष ने बनाया नया प्लान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से फिर इंडिया गठबंधन एक्टिव हो जाएगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिलेगी? अगर लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो विपक्षी दल, तो क्या बीजेपी को होगा नुकसान? ये कुछ सवाल इस वक्त बीजेपी को घेरे हुए हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच इंडिया गठबंधन ने कर दिया है बेहद बड़ा ऐलान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए बने विपक्षी राजनीतिक दलों के सबसे बड़े गठबंधन समूह इंडिया की अगली बैठक दिसंबर महीने में होने वाली है। और दोस्तों, ये तब होगी जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने होंगे और ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए जो जरूरी फैसले लेने जरूरी हैं वो लेना आसान हो जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है, कौन करेगा इंडिया गठबंधन को लीड और कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी, बीजेपी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में संविधान बचाओ महारैली में शामिल हुए और महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में नौकरियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर हो रहा है, पिछड़ों दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, भाजपा पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा के राजग को हराएगा। यादव ने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना कराकर सभी जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से हक और सम्मान दिलाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान बचाओ महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है। ये दिन हमें बताता है कि अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा और संविधान बचा रहेगा तो हमें जो वोट का अधिकार मिला हुआ है उसके माध्यम से सरकारों से अपना अधिकार ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस लोकतंत्र और इस संविधान की ही ताकत है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का प्रिंसिपल भारत लेके आई, जो उस वक्त के तमाम विदेशी मुल्कों में भी नहीं हुआ करता था, लोकतांत्रिक मुल्कों में नहीं हुआ करता था, वो भारत ने किया। और आज आपको बता दें कि इसी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात उठ चली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की बात में दम है और संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझ पर 24 केस लगाए गए, वो मेरी छाती पर 24 मेडल की तरह हैं। तेलंगाना में दहाड़े राहुल गांधी और मोदी सरकार पर साथ दिया निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर 24 केस लगाए गए, वो मेरी छाती पर 24 मेडल की तरह हैं। राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार को एक ही बताते हुए हमला बोला और कहा कि क्या उन्होंने केसीआर पर केस लगाए? नहीं लगाए, क्योंकि
कि मोदी और केसीआर मिले हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है जिसमें एक बटन ईडी वाला है और एक सीबीआई वाला। मोदी बटन दबाते भी नहीं कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं, जैसे ही दिखाते हैं केसीआर बैठ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इन दोनों को हराने जा रहे हैं, पहले अभी तेलंगाना में और फिर दिल्ली में। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या तेलंगाना में बन पाएगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, सांसदों से मांगा 9 साल का हिसाब, कहा इस बार जनता देगी जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में करोल बाग के हाथी चौक पर जवाब दो हिसाब दो अभियान के तहत विशाल प्रतिज्ञा रैली में शामिल लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। पिछले 9 सालों से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और इन सांसदों ने सिर्फ दिल्ली की जनता का वोट हासिल किया। अभी तक उन्होंने दिल्ली की कोई खैर खबर नहीं ली है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों से पिछले 9 साल के दौरान किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगा है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लवली ने कहा कि बीजेपी सांसदों के जन विरोधी नीतियों का जवाब खुद यहाँ के मतदाता लोकसभा चुनाव के दौरान देंगे। बीजेपी को सभी 7 सीटों पर हराएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या 7 साल बाद शराबबंदी का फैसला वापस लेंगे नीतीश? नए सर्वे के आदेश पर अटकलों के बीच बिहार सीएम का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, क्या बिहार में बिकने वाला है शराब? आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर नए सर्वे का आदेश दे दिया है। उनके आदेश नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने शराबबंदी को लेकर कई टिप्पणियां की। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प दिलाया। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 70 साल के नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती अनुभवों को याद करते हुए बताया कि आखिर क्यों उन्हें शराब से नफरत हो गई। उन्होंने कहा कि जहां मेरा बचपन बीता वहां लोग बुरी संगतों से दूर थे। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए पटना आया तो एक किराए के मकान में रहता था। वहां पड़ोस में कुछ लोग शराब पीकर उपद्रव मचाते थे। नीतीश ने अपने गुरु कर्पूरी ठाकुर के शासन में राज्य में शराबबंदी की कोशिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में वो जनता पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सरकार 2 साल से ज्यादा नहीं चल सकी और बाद के शासन ने शराब से प्रतिबंध हटा दिया। कई शक्तिशाली लोगों के कड़े विरोध के बावजूद बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में ये कदम उठाया। तो दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि फिर से इसको लेकर के सर्वे कराया जा रहा है और इसी बीच अटकलों का बाजार गर्म है। और क्या बिहार में फिर से बिकने लगेगा शराब? आपको क्या कुछ लगता है, क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? शपथ पत्र पर लिखित में लगाई गई 1 लाख रुपए की शर्त, 5 गवाह के भी कराए गए साइन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को घोषित होने वाले परिणामों का इंतजार है। लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम लोग चुनावी गुणा भाग में जुट गए हैं। अपने अपने आकलन के हिसाब से लोगों ने दलों और उम्मीदवारों की हार जीत को लेकर शर्त लगाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल एक स्टाम्प पेपर पर बीजेपी और कांग्रेस की जीत हार को लेकर 2 लोगों ने 1 लाख रुपए की शर्त लगाई है। 50 रुपए के शपथ पत्र पर लगाई गई इस शर्त में बाकायदा 5 गवाह भी शामिल हैं और शपथ पत्र में एक पक्ष ने कांग्रेस तो दूसरे ने सूबे में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। 3 दिसंबर को शर्त हारने वाला जीतने वालों को 1 लाख रुपए देगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली कांग्रेस ने किया भाजपा सरकार के खिलाफ प्रतिज्ञा रैली का आयोजन, केंद्र सरकार के खिलाफ कर दी नारेबाजी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और दिल्ली के उसके 7 सांसदों के खिलाफ अपने जवाब दो हिसाब दो अभियान के तहत रविवार को प्रतिज्ञा रैली आयोजित की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में हुई इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करोल बाग के हाथीवाला चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, सरकार को हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी, रेलवे और डिफेंस का मिला साथ। जी हां दोस्तों, यहां पर पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है, ये पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग रेलवे और रक्षा विभाग में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्य ने मंदिर में की प्रार्थना तो गहलोत ने ले लिया फीडबैक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
कि राजस्थान में 25 नवंबर को व्यस्त चुनाव प्रचार और मतदान के बाद कई उम्मीदवार आराम के मूड में नजर आए। मतदान के अगले दिन रविवार को कुछ उम्मीदवारों ने अपने परिवारों के साथ समय बिताना पसंद किया। कुछ ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे सहित कुछ लोग मंदिर गए। कुछ उम्मीदवारों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक भी लिया, जबकि कुछ ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था और उन्होंने रविवार को जयपुर में आसपास के नेताओं से फीडबैक लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार ने सेट कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव ने कर दिया दावा। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार में भी अब चुनाव को लेकर तापमान चढ़ने लगा है। इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार का समीकरण बदला रहेगा। जेडीयू और भाजपा पिछली बार की तरह एक साथ एनडीए का हिस्सा बनकर मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि अब जब जेडीयू ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने बनाई है, तो भाजपा विपक्षी खेमा बन चुका है और बिहार में इन दिनों सियासी पारा हाई है। भाजपा और महागठबंधन के दलों के बीच घमासान चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है और कई दलें इसका हिस्सा बनी हुई हैं। वहीं अब जेडीयू के इसका दावर नेता का बयान आया है कि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा क्या होगा, इसे लेकर अभी किसी भी सियासी दल की ओर से कोई पत्ता नहीं खोला गया है। भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्य में घूमना मुश्किल कर देंगे, आरक्षण के लिए बनी शिंदे समिति के विरोध पर छगन भुजबल को धमकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल को धमकी मिली है। दरअसल छगन भुजबल ने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए गठित की गई शिंदे समिति को रद्द कर देना चाहिए। इसे लेकर भुजबल पर मराठा आरक्षण का विरोध करने का आरोप लग रहा है और अब भुजबल को धमकी मिली है। दरअसल एक मराठा संगठन का सदस्य सोमवार को भुजबल की गाड़ी तक पहुंच गया और उसने भुजबल से मराठा आरक्षण का विरोध न करने को कहा। साथ ही उसने धमकी दी है कि अगर भुजबल ने विरोध बंद नहीं किया तो उनका महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण नहीं मिला तो वोट से करेंगे चोट, हरियाणा में चुनाव से पहले जाटों ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ ने जसिया गांव के छोटूराम धाम में भाईचारा महासम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में जाट आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिली। नेताओं ने आरक्षण की जबरदस्त पैरवी की। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा और केंद्र सरकार ने जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। आंदोलन के दौरान दर्ज कुछ केस भी अभी तक वापस नहीं हुए हैं। अगर सरकार जाट समाज की मांगे पूरे नहीं करती तो आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक फैसले के लिए भी तैयार रहना होगा। सरकार उन्हें राजनीतिक विरोध करने के लिए मजबूर कर रही है। अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तो सरकार पर वोट की चोट के लिए देश भर में अभियान चलाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा बोली, कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग, सुशील का पलटवार, हार के डर से बौखलाई भाजपा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के दबाव में कलेक्टर को हटाने के कार्रवाई या खुद के पाटन निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही है। कई शिकायतों पर अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री, पीएम मोदी का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा फेल, तेजस्वी यादव का बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। वो लोगों को तलवार पकड़ाते हैं और हम लोगों को कलम पकड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जो फेल हो गया। हमने अपने वादे के अनुसार अभी तक 3 लाख लोगों को नौकरियां दी है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। तेजस्वी यादव रविवार को मुजफ्फरपुर जिले के कर्पूरी मैदान में नोनिया समाज महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। जो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ से फिर बिगड़े हालात, भीड़ में फंसकर निकली चीखें, ध्वस्त हो गई प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं। जहां दोस्तों, भीड़ के कारण गलियों में पैर रखना मुश्किल हो गया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को रोका गया था, जिससे उनकी दिक्कत जरूर बढ़ गई। विद्यापीठ से लेकर मंदिर चबूतरे तक
भीड़ अधिक रही तो दूसरी ओर जुगल घाट से मंदिर के गेट संख्या 2 तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में सिद्धारमैया का दावा, तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार, केसीआर पर बोला जमकर हमला। जी हां दोस्तों, सिद्धारमैया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीआरएस द्वारा कर्नाटक में चुनावी वादों को पूरा न करने और के आरोपों के बारे में कहा कि विपक्षी दल सिर्फ आरोप लगाते हैं, सभी आरोप झूठे हैं, बीआरएस झूठ बोल रही है, केसीआर भी झूठ बोलते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या कर्नाटक की तरह तेलंगाना भी कांग्रेस की झोली में डाल देंगे डीके शिव कुमार? जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना में बीआरएस को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है ताकि दक्षिण में दूसरे राज्य खुद की सरकार बना सके। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाकर देने वाले डीके शिव कुमार भी एक्टिव हैं और अगर कर्नाटक मॉडल तेलंगाना में भी लगा दिया गया तो तेलंगाना भी एक ऐसा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी। रुकाते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान, राम मंदिर आंदोलन और पीएम मोदी पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राम मंदिर आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान था। 9 साल के कार्यकाल के बाद पीएम मोदी को मथुरा याद आया है। आदित्य ठाकरे बांके बिहारी मंदिर जाएंगे और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर मथुरा में प्रसिद्ध और नवीनीकृत 5 शताब्दी पुराने ठाकुर श्याम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के शहरों की अपनी यात्रा के दौरान ठाकरे जूनियर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर में भी प्रार्थना करेंगे और इस तीर्थ शहर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों का दौरा करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मथुरा, अयोध्या और द्वारका किसी की जागीर नहीं, आदित्य ठाकरे के यूपी दौरे पर बोले सांसद संजय राउत। जी हां दोस्तों, उद्धव गुट के शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सोमवार 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मथुरा जाएंगे। वह मथुरा में प्रसिद्ध और पुनर्निर्मित 5 सदी पुराने ठाकुर श्याम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। मंदिरों के शहर मथुरा में आदित्य ठाकरे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। आदित्य ठाकरे शहर के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का भी दौरा करेंगे। आदित्य ठाकरे के मथुरा दौरे पर अब सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में जाटों ने फिर भरी आरक्षण की हुकार, यशपाल मलिक ने सरकार को दी ये चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में एक बार फिर जाट आरक्षण की हुकार सुनाई दे रही है। रोहतक के जसिया में छोटू राम जयंती समारोह में जाट समाज के लोगों ने एक बार फिर आरक्षण की मांग की। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक यशपाल मलिक ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया तो इस बार के चुनाव में जाट समाज वोट की चोट करेगा। यशपाल मलिक ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के समय केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सरकार जल्द से जल्द अपने वादे को पूरा करे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शहडोल घटना पर भड़की उमा भारती, अपनी सरकार पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफियाओं द्वारा पटवारी की हत्या पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निशाने के पश्चात भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना की है। उमा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया है। इसके साथ उन्होंने रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उमा भारती ने लिखा कि शहडोल के ब्यौहारी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने की वजह से एक सरकारी कर्मचारी की हत्या मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था, समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक एवं शर्मनाक है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने रविवार को शिवराज सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इस घटना के पीछे भ्रष्टाचार और घोटाले को जिम्मेदार ठहराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातियों के बाद अब शराबबंदी पर अध्ययन करेगी बिहार सरकार, नए सर्वे की तैयारी में जुटे सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रविवार
सरकार को शराबबंदी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक ताजा सर्वेक्षण का आह्वान किया है। ये शराबबंदी उनकी सरकार ने 7 साल से अधिक समय पहले राज्य में लागू की थी। सीएम नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित एक सरकारी समारोह में इस आशय की एक टिप्पणी की, जो हर साल इस तिथि को मनाया जाता है जब सरकारी अधिकारी और अन्य सार्वजनिक हस्तियां नशे के खिलाफ राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी इलेक्शन 2023 से बड़ी खबर, मतगणना को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार, सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया, 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग जारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूरी नजर मतगणना पर है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश के सभी 230 प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दे रही है कि मतगणना के दौरान कैसे सावधानी बरतनी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतगणना प्रशिक्षण बैठक में पहुंचे कमलनाथ, कहा पूरी निर्भीकता के साथ काम करें, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी घनोपिया ने मतगणना के दिन की गतिविधि और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के पालन की भी बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को तेजस्वी यादव ने बताया घंटी वाले बाबा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। नोनिया समाज महासम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे। दरभंगा मेडिकल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार तंज कसा और नौकरी के मुद्दे पर यूपी के सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वहां के लोग बिहार आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में आए लोगों से कहा कि लड़ाई दंगा फसाद नहीं, अब तो यूपी के लोग आते हैं तो कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहार ही आना पड़ रहा है। घंटी बजाने से कौनो पेट भरने वाला है क्या? इसीलिए आप सब लोग अफवाह पर मत रहिए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।